हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे बीए। इसका 6 चैप्टर है मार्गदर्शन, यानी राहत बताना, डायरेक्शन देना, किसी को सही जानकारी देना। संचालन कार्यों में मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का नियंत्रण होता है। यानी आयोजन में क्या क्या होता है, इसमें कार्य में क्या क्या होता है। संचालन के कार्य में ये आयोजन होता है, उनका प्रबंध करना होता है, कर्मचारी की व्यवस्था का देखभाल करता है, उनके ऊपर नियंत्रण, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होती है। संचालक के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको अमल के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, यानी अमल में लाया जाता है। फिर उनको अमल में लेने के बाद में उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। मार्गदर्शन आयोजन और व्यवस्था तंत्र के द्वारा लिए गए निर्णय को ही लागू करता है। यानी मार्गदर्शन में है क्या कि अगर कोई भी अधीनस्थ उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, व्यवस्था में क्या होता है कि उद्देश्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग के बिना सिद्ध हो सकते। लोगों के कर्मचारी वर्ग के द्वारा ही इकाई अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, जो उनके अधीन जो रह करके जो काम करते हैं, अधीन से रह करके जो काम करते हैं उनको बताती है, सूचनाएं देती है, आदेश देती है कि और उनकी देखभाल भी करती है। जब वो सूचना और आदेश देती है तो उनके नेतृत्व का पालन कर्मचारी वर्ग को करना पड़ता है। और ये सब मार्गदर्शन में इन सब का समावेश होता है, यानी सभी कर्मचारियों को सही तरीके से जानकारी स्पष्ट कराना। कर्मचारी उत्तम, उसके बाद जब कर्मचारी को सही जानकारी प्राप्त होती रहती है तो कर्मचारी भी क्या करते हैं, अपनी इकाई को अच्छा परिणाम देने की कोशिश में रहते हैं। यानी कर्मचारियों के द्वारा उन्हें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कर्मचारी उत्तम परिणाम देता है, किसको देता है, इकाई को देता है। और उसके बजाय मार्गदर्शन देने वाला अकार्यक्षम हो, अगर जो उनको कार्य बताने और मार्गदर्शन देने वाला सही जानकार नहीं होता है तो इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। कंपनी में सही जानकारी देने वाला संचालक जो भी हो, कर्मचारी को वो सही जानकारी देगा तो वो कंपनी का उसमें फ़ायदा होगा। और यह अनिवार्य भी है कि मार्गदर्शन देने वाले को वो खुद भी कार्यकुशल होना चाहिए। व्यवसायिक इकाई में कार्य में अगर मान लीजिए युद्ध में व्यू रचना का निर्माण कार्य जैसा ही है, जैसे युद्ध वगैरह जब किया जाता है तो उसमें भी कैसे आयोजन और व्यू रचना बना करके ही युद्ध की तैयारी की जाती है। उसी प्रकार से अगर उद्योग वगैरह, इकाई वगैरह जब भी चालू किया जाता है तो उसमें भी आयोजन, नियंत्रण, व्यवस्था, मार्गदर्शन, संचालन, इन सबका समावेश इसमें होता है। मानव शक्ति का उपयोग यह किस पर, प्रथाओं पर केंद्रित है। यानी मानव व्यक्ति किन के द्वारा अपना काम करेगा, जो उसके पास साधन सामग्री है उनके अनुसार ही वो काम करता है, यानी अच्छा से अच्छा काम करके दे सकता है। व्यवसायिक इकाई में के विषय में अगर विचार करें तो आदेश देने के साथ ही उनमें नैतिक दायित्वों का समावेश भी होना आवश्यक है। अब है मार्गदर्शन का अर्थ कि मार्गदर्शन किसे कहते हैं। मार्गदर्शन यानी कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, यानी कर्मचारियों को बताना, उनके कार्य से उनको परिचित कराना, उनको कैसा काम करना है, किस प्रकार से करना है, उनकी देखभाल करना और उनके कार्य, जो कर्मचारी जो काम करते हैं उसके कार्यों को बनाए उत्साह प्रदान करना, ये होता है मार्गदर्शन। कर्मचारी के को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कर्मचारी काम क्यों करते हैं, वो खुद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी, और क्योंकि उनको इनकम की आवश्यकता होती है और उसके ज़रिए वो इकाइयों के लक्ष्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कुंतज और ओडोन के अनुसार अधीनस्थ को मार्गदर्शन देना और उनकी देखभाल करने का नाम ही मार्गदर्शन है। ओडोन ने क्या कहते हैं कि जो उनके अधीन रहकर, यानी कर्मचारी वर्ग का जो अधिकारी के मध्य रह करके, अधीन रह करके जो काम करते हैं उनको मार्ग बताना और उनकी देखभाल करना। फिर है मार्गदर्शन, ये था कुंतज ओडोनिल ने ये इसकी परिभाषा दी है। अब है इसके लक्षण। लक्षण में पहला लक्षण है उद्देश्य लक्षी लक्षण, प्रवृत्ति। मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारी
मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारी को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना होता है, जिससे व्यवसाय का लक्ष्य सिद्ध हो सके। व्यवसाय का लक्ष्य कब सिद्ध होगा? जब मार्गदर्शन देकर कर्मचारी वर्ग को प्रोत्साहित किया जाए। अगर वो तभी वो उद्देश्य जो उनका उद्देश्य है उसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है संचालन के सभी स्तर पर होता कार्य। संचालन के सभी स्तर कौन कौन से होते हैं? 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य और निम्न। इन तीनों स्तरों पर कार्य जब किया जाता है, मार्गदर्शन इन तीनों स्तरों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर पर ही ध्यान लगाया जाता है, उच्च स्तर पर भी उतना ही कार्य की देखभाल के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, तो मध्य और निम्न पर भी यानी सभी स्तर की ओर ध्यान दिया जाता है। विभागीय अधिकारी के लक्ष्य, नीति, प्रबंध के भाव के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं। जब निम्न स्तर पर निरीक्षक यानी जॉबर फोरमैन को सूचना और आदेश देता है, जॉबर फोरमैन उनके अधीन करने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन देते हैं। यानी एक दूसरा जिस स्तर पर जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी देते हैं, आदेश भी देते हैं और उनको उनके अनुसार काम करने के लिए भी बोला जाता है। तीसरा है निरंतर प्रक्रिया। व्यवसाय इकाई की प्रवृत्ति जब तक चलती रहती है, यानी व्यवसाय जब तक चलता रहता है तब तक मार्गदर्शन की अविरत यानी बिना रुकावट के वो भी चलता रहता है। मार्गदर्शन का काम मार्गदर्शन यानी कार्य और कार्यविधि नीति के अध्ययन के द्वारा ही लगातार कर्मचारियों को देना पड़ता है। मार्गदर्शन क्या है? हर कर्मचारी को लगातार उन्हें बताना पड़ता है और यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। कार्यों की देखभाल मार्गदर्शन देने का उद्देश्य मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारी कार्य करते हैं या नहीं, यह देखने का काम भी किसका होता है? उस स्तर के संचालक। मार्गदर्शन आदि दिशा निर्देश की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जो उन्हें सूचनाएं दी गई है उन्हें वो अमल में लाते हैं। फिर है विशाल कार्यक्षेत्र, यानी इसका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है। मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र विशाल है। इसमें कर्मचारी को मात्र मार्गदर्शन या निर्देश नहीं बल्कि संचालक के द्वारा इकाई के लिए निर्णय की उचित समझ देकर निर्णयों को प्रभावशाली किस प्रकार से बनाया जाए यह भी अमल में लाया जाता है। सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारी को आदेश सूचना देने के लिए कार्यक्षम सूचना को पहली शर्त मानी जाती है। यानी कार्यक्षम का अच्छा कार्य करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए और अच्छा कार्य करके इकाई को सौंपना। यदि सूचना की प्रक्रिया सही रूप से उनको नहीं मिलती है तो उचित समय पर और योग्य कर्मचारी को मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। यानी ऐसी सूचना सही समय पर ही मिलना आवश्यक है जिससे कि उसके अनुसार वो कर्मचारीगण काम कर सकते हैं। प्रोत्साहन। कर्मचारी को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। कर्मचारी के लिए उच्च अधिकारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं, वो खुद उनको पर्सनली बताते हैं, उनके प्रोत्साहन उत्साह को बढ़ाते हैं जिससे वो उनके जो भी प्रश्न जो भी समस्या है उनसे वो दूर हो जाए, यानी उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। उसमें विश्वास का संचार, जिससे क्या होता है कि कर्मचारी के मन में भी एक विश्वास की भावना जागृत होती है। अब है निम्नगामी प्रवृत्ति। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होता है, यानी उनके जो ऊपर वाला स्तर है वो निम्न वाले स्तर को पे उनका अधिकार होता है और दायित्व किसका होता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उनका दायित्व होता है। संचालकीय कार्य। संचालक निम्नगामी प्रवृत्ति है। संचालक के विविध कार्य होते हैं। संचालक आयोजन प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, सूचना, इन सब पर नियंत्रण और मार्गदर्शन करने का काम भी करता है। इसके महत्व, सबसे पहला इसमें है कार्य क्षमता में वृद्धि। व्यवस्था तंत्र
तभी कार्यक्षम बनता है जब उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको विभागीय कार्यों के विषय में उचित, यानी जो उनके विभाग में उनसे काम करवाया जाएगा उसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास होनी आवश्यक है। उसके कारण कर्मचारी अपने कार्य दायित्व के अधीन रहकर संबंध भी स्पष्टता होती है और कार्य क्षमता में भी उनके में वृद्धि होती है। दूसरा है कार्य क्षमता का विश्लेषण। उनके द्वारा किए गए कर्मचारी के कार्यों के द्वारा जो काम करते हैं उनका विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करना। मार्गदर्शन के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं, यानी जो उन्हें बताया उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं या नहीं है, यह उनका मूल्यांकन किया जाता है। और उनकी कार्य क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, यह सब भी विषयों का इसमें इन सब का मूल्यांकन भी किया जाता है। यह हमारे हैं महत्व। तीसरा है कर्मचारियों को प्रोत्साहन, यानी जो भी वहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी अगर उनको प्रोत्साहित करके काम करवाएंगे तो उसके बदले में क्या होगी कि उनके जो भी काम करने का जो तरीका है उनमें उत्साह होगा और वो अच्छा काम करेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि कर्मचारियों को हर चीज़ से जो नीति नियम होते हैं उनसे परिचित कराया जाता है, उनको बताया जाता है और जो उनके मन में जो शंकाएँ हैं, जो समस्या है उनको भी दूर किया जाता है, जिससे कि कार्य करने को प्रोत्साहन मिलता है। प्रभावशाली आयोजन। व्यवसायिक है कि सभी कार्य आयोजन के एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि आयोजन करने वाले अधिकारी की सहायता आवश्यक जानकारी इकट्ठी करके फिर आयोजन किया जाता है और उसके द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किस प्रकार से होगा ये फिर उनका मार्गदर्शन किया जाता है। फिर पॉइंट है प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारी उसके अधिकार और दायित्व का पता चलता है कि किसके पास कितने अधिकार हैं और क्या दायित्व दिए गए हैं। उनके अनुसार अधिकारियों के आदेश और सूचनाओं को उचित रूप से उनका पालन करना पड़ता है। अब है 6 पॉइंट संकलन और सहयोग। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारी के कार्यों को आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत उद्देश्य की इकाई के मुख्य उद्देश्यों के साथ उनको जोड़ा जाता है और मार्गदर्शन देने वाला नेता अपने जो अधीन रह करके जो काम करते हैं उनका भी संकलन, उनको भी जोड़ करके रखता है। अब है 7 पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण मार्गदर्शन में कर्मचारी संबंधी अगर कोई भूल या कमियां रह गई है तो उसके ऊपर नियंत्रण लगा करके उनकी समस्या उन्हें काम को सरल कर दिया जाता है। 8 पॉइंट है कार्य उत्साह में वृद्धि। मार्गदर्शन देने से कर्मचारी के कार्यों का प्रति दृष्टिकोण में जो उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बदलता है अगर मार्गदर्शन देते हैं तो, और कोई अगर रुकावट पैदा होती है तो उसका समाधान भी किया जाता है, जिसके परिणाम क्या होता है कि वो कार्य आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि जो समस्याएं थी उनको तो ख़त्म कर दी जाती है। विचलनों की खोज, जो खामियां रह गई है उनको खोज करके फिर उनमें सुधार करके वापस से उन्हें प्राथमिक स्तर पर यानी सही रूप में लाया जाता है। अब है मार्गदर्शन के तत्व। इसमें पहला है इसमें निरीक्षण यानी देखभाल। श्रमिक के कार्य की देखभाल करने को ही निरीक्षण कहते हैं। जो मजदूर जो कर्मचारीगण काम करते हैं उनकी देखरेख करने वाला निरीक्षण। निरीक्षण का कार्य अधिकतर संस्था के आंतरिक कार्यभार के साथ जुड़ा होता है। जो कंपनी के अंदर के जो काम होते हैं उनके साथ ही उनका काम जुड़ा हुआ होता है। निरीक्षण का कार्य संचालन के निम्न स्तर पर अधिक होता है क्योंकि श्रमिक वर्ग निम्न श्रेणी पर ही ज़्यादा निर्भर होते हैं। श्रमिक और फोरमैन दोनों का कार्य निरीक्षण कार्य जो करता है उसे निरीक्षक कहते हैं। यानी जॉबर और फोरमैन इनके काम की जो देखभाल करता है उसको निरीक्षक कहा जाता है। इनके द्वारा अपने दायित्वों का निरीक्षण, इनका दायित्व क्या होता है कि अपने अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर निरीक्षित करना, ध्यान लगाना और उनके मध्यस्थ और श्रमिकों के बीच चाबी स्वरूप स्थान भी रखता है। यानी आपस में मजदूर का और संकलन किसका होता है, जो उस स्तर का जो अधिकारी होता है उसके मध्य में। सरल अर्थ में कहे तो श्रमिकों की देखभाल करना ही निरीक्षण कहलाता है कि वो काम कैसे करें, किस प्रकार से करें, वो होता है निरीक्षण। निरीक्षक के कार्य।
उसके क्या क्या काम होते हैं। पहला है कार्यों का आयोजन करना, यानी किस प्रकार से काम को करना है, और कार्य में अगर किस प्रकार से काम करना है, काम करते वक्त अगर कोई रुकावट आती है तो उन रुकावटों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। कार्य समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन, यानी जितना समय दिया गया उसके अनुसार ही उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है कि किस प्रकार से समय में रह करके काम को पूरा किया जा सकता है। तीसरा है कर्मचारियों के कार्यों को लगातार देखरेख कर, जिससे समग्र और श्रम की बचत भी होती है। समय की और श्रम की, यानी मेहनत की। अगर बाद में देखा जाएगा तो वो वापस से उनको उस कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा, जबकि अगर वो काम कर रहे हैं उसी वक्त अगर उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, देख रेख की जाती है, तो अगर कोई खामियां हो तो वो बाद में नहीं निकल सकती। इसीलिए उनके सब चीज़ें साथ साथ देखने से उनके समय में भी और मेहनत में भी बचत होती है, अगर उसी वक्त दे दिया जाए तो। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को समग्र इकाई की उत्पादकता के उद्देश्य के साथ जोड़ने का कार्य ही निरीक्षक कहलाता है। कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, यानी जो वो काम करते हैं उनकी और ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें वृद्धि करना, और इसके लिए भी प्रेरणा और प्रोत्साहन, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है। सूचना संचार, कर्मचारियों में समूह भावना, यानी आपस में मिलकर के रहने की भावना को जागृत किया जाता है। सूचना संचार शीघ्र करने का कार्य करता है। सूचना संचार देने से क्या किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो काम दिया गया वो जल्दी से पूरा हो जाए, यह सूचना भी उन्हें दी जाती है। इकाई में आने वाली नई जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग के विषय में भी जानकारी प्रदान की जाती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। कर्मचारी में अनुशासन की भावना बनाए रखनी आवश्यक है। फिर है निरीक्षण में नियंत्रण नहीं करता परंतु देखभाल करता है। निरीक्षक का काम क्या है, रोकना नहीं है उनको, बस उनको काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उनकी देखभाल करने का काम ही होता है। निरीक्षक कर्मचारी का मित्र दार्शनिक मार्गदर्शन है, यानी सबसे ज़्यादा जो मित्र है वो है निरीक्षक, क्योंकि उसके द्वारा ही इन चीज़ों की देखभाल की जा सकती है। फिर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी मन करता है किसी को किसी भी चीज़ का काम करने के लिए। कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता के बीच अंतर होता है, यानी काम करने की इच्छा तो है लेकिन काम वो कर ही नहीं सकता, तो इन दोनों में अंतर बताया गया है। कर्मचारी के कार्य करने की इच्छा है लेकिन काम करने की क्षमता ही न हो, उसके 10 किलो वज़न उठाने का अगर उनमें क्षमता नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा, जबकि उसका मन काम करने का होता है। उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े सभी साधनों में मानव ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादन वृद्धि संभव करता है। मनुष्य एक ऐसा एक केंद्र बिंदु पर होता है जिसके द्वारा ही संपूर्ण कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। मानव एक जीवन प्राणी है, उसमें विशेष शक्तियाँ और कार्य की सूझबूझ, यानी कैसा काम किस प्रकार से करना है इसकी सूझबूझ से मनुष्यों में ही होती है। और जहाँ मनुष्य काम करते हैं वहाँ अभिप्रेरणा का कार्य भी आवश्यक हो जाता है, जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन, सुविधा, संतुष्टि ना हो या अवस्थाओं, इन सब का समावेश भी होता है। इसका अर्थ कर्मचारी में अधिक काम करने की प्रेरणाओं को जागृत करना, यानी कुछ जगाना कि तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ज़्यादा समय के लिए कर सकते हो, ये होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मन की ऐसी स्थिति जो कर्मचारी को लक्ष्य की ओर ले जाती है, यानी उनको बार बार में ऐसा बोला जाए कि तुम्हारा लक्ष्य इकाई का लाभ कमाना है ताकि तुम्हारा भी लाभ हो, तो वो फिर प्रोत्साहित होकर के और काम करेंगे, यही इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अब है इसके लक्षण। आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा ऐसा बल या शक्ति जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। मानव की काम करने की शक्ति खुद के अंदर से ही उत्पन्न होती है। आवश्यकता ऐसी भावना जिसके द्वारा मन को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वस्तु अगर मान लो तो कोई चीज़ की उसकी ज़रूरत है और वो नहीं मिल पा रही तो उसको क्या लगता है कि उसकी जीवन में यह इसकी कमी है, और उसको पूरा करने के लिए ही वो एक निश्चित प्रवृत्ति के लिए आगे आता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विचार। अभिप्रेरणा का विचार मनोवैज्ञानिक के जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक यानी सोचने समझने की शक्ति सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकताएं भी अलग होती है। किसको क्या चाहिए, किसको चाहिए, सबकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती है। कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि।
अभिप्रेरणा में नैतिक उत्साह अधिक उत्पादन करने के प्रोत्साहित किया जाता है। जब अभिप्रेरणा में उससे उसके नैतिक उत्साह में वृद्धि होती है, उनकी उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे इकाई में भी लाभ होता है। लाभ जो भी हो रहा था उसमें और भी अधिक वृद्धि होती है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद लगातार चलती रहती है। कर्मचारियों के काम लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से कर्मचारियों को काम करना होता है। उनको मार्गदर्शन दिशा निर्देश भी समय समय पर दिए जाते हैं। और कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के बाद अभिप्रेरणा बंद नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको और ज़्यादा प्रारंभ से लेकर के आखिर तक चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। स्थानांतरण दर में कमी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कर्मचारी के आंतरिक संतोष में अगर वृद्धि होती है, तो कर्मचारी को कार्य करने की प्रेरणा में भी वृद्धि होती है। तो उस समय कर्मचारी को कार्य करने में संतुष्टता प्राप्त होती है, कार्य संतोषजनक लगता है, तो वो किसी और दूसरी इकाई में जाने के लिए स्थानांतरण नहीं होते, क्योंकि वो इसी कंपनी जो उसकी इकाई है अगर वो प्रोत्साहित करके रखती है तो वो वहीं पर रहते हैं। विस्तृत क्षेत्र। उद्देश्य की प्राप्ति। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी को काम पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरणा होती है। कर्मचारी के व्यक्तिगत और व्यवसाय इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति उनके पास ही होती है। विस्तृत क्षेत्र। अभिप्रेरणा का विचार विस्तृत और समृद्ध होता है। आवश्यकता, लक्ष्य, इच्छा, भावना, चुनाव, मनोबल, उत्सुकता, प्रलोभन आदि इन सब चीज़ों का समावेश इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के अंतर्गत होता है। अब हमारा 8वां पॉइंट है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील व्यवस्था के अनुरूप। आधुनिक समय में उद्योग और व्यवस्था में लगातार तेजी से परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन के टेक्नोलॉजी के कारण कच्चे माल अन्य प्रवृत्तियों के लगातार चलते रहने से ही होते हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए कर्मचारी जल्दी से तैयार नहीं होता, परंतु अभिप्रेरणा द्वारा उनको उचित ज्ञान देकर के सहयोग देकर के ऐसे परिवर्तनों को सरलता से स्वीकार किया जा सकता है। अब है सहयोग प्राप्त करने का साधन। कर्मचारी को अभिप्रेरणा देने से उन्हें कार्य संतोष की प्राप्ति भी होती है। परिणाम स्वरूप वे उच्च अधिकारी को संपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि उनकी इकाइयों के जो लक्ष्य हैं वो पूरा हो सके। सकारात्मक दृष्टिकोण। कर्मचारी के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि समस्या और उनके पास जो समस्या होती है उनका समाधान भी किया जाता है। कर्मचारी व्यवस्था और संस्था के प्रति सम्मान भावना का अनुभव करता है। वह स्वयं संस्था का एक भाग ऐसा समझकर ही काम करता है कि संस्था उसकी है और उसको अपनी मान करके ही वो उसमें काम करता है। फिर है संचालन का एक कार्य। संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य अंग संचालकों की भौतिक साधनों से नहीं बल्कि जीवित कर्मचारी से कार्य करवाना होता है। यानी ऐसे व्यक्ति से जिनका मानसिक संतुलन सही हो, काम करने योग्य हो, कुशल हो, ऐसे व्यक्तियों को अभिप्रेरणा देकर के काम महत्वपूर्ण करवाया जा सकता है। अब है मास्लो का आवश्यकता का अग्रता क्रम, यानी सबसे आगे का जो क्रम है वो। मास्लो कहते हैं कि मानव की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, बहुत सारी होती है, सभी की एक समान आवश्यकताएं नहीं होती है, और यह किसके ऊपर निर्भर करती है? मानव की मानसिक स्थिति, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, किसको क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, इन सबको वह निश्चित करती है उनकी मानसिक सोच। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव क्या करता है? अभिप्रेरित होता है, तैयार रहता है कि कैसे कैसे उनके अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है। और इन आवश्यकताओं के जो क्रमिक गठन है उनको मनोवैज्ञानिक संचालन और निशांतों के द्वारा ही, यानी जो ऐसे मान व्यक्तियों को द्वारा ही तैयार किया जाता है। मानववादी मनोविज्ञान अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत यह एक शीर्षक था और एक लेख में इसको प्रस्तुत किया है। मानव की आवश्यकताएं कितनी होती हैं? मानव की आवश्यकताएं 5 होती है।
शारीरिक अथवा प्राथमिक सबसे पहले जो मानव की आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक, यानी मनुष्य को अपने शरीर के लिए सबसे पहली आवश्यकताएं मानी जाती है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा यानी भोजन, खाने को उनको भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए और रहने को आवास और पहनने को कपड़े। ये चारों मेन आवश्यकताएं मनुष्य की होती है, जिन्हें हर तरीके से मनुष्य उसको प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। शरीर को रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर व्यक्ति कुछ खाएगा ही तो 2 दिन 4 दिन, जब तक वो 2 दिन नहीं खाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, लेकिन उसे ये खाना खाना ही होगा, अन्यथा वो बीमार हो जाएगा या फिर वो मर भी सकता है। इसीलिए मनुष्य की सबसे पहली जो आवश्यकता है वो होती है उसका भोजन। भूखा मनुष्य भोजन प्रदान देता है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास जैसे आधारभूत आवश्यकताएं संतुष्ट न होता, वह दूसरी आवश्यकता का महत्व नहीं, दूसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं। सबसे पहले उसको अपने खुद के शरीर के लिए खाने की आवश्यकता होती है। अगर उसको खाना मिल जाता है तो उसका मानसिक संतुलन भी सही रहता है और वो काम भी सही रूप से करने लग जाता है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। मनुष्य को की शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा यानी नौकरी चाहिए, उसको शारीरिक सुरक्षा चाहिए, जोखिम के सामने रक्षा कैसे करे, इन सब की सुरक्षा का सामना भी आता है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। जब सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, इसके बाद आती है उनकी सामाजिक आवश्यकता का क्रम, यानी भावना और प्रेम का समावेश इस सामाजिक आवश्यकता में आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने परिवार, सगे संबंधी, मित्र, समाज, स्नेह, प्रेम, इनके बगैर वो नहीं रह सकता है। यानी उसकी इच्छा क्या करती है, ये सब उसके पास होने चाहिए। ऐसी आवश्यकता में परिवार के सदस्य, मित्र के द्वारा, कार्यस्थल में उसके सहकर्मियों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा स्नेह और आदर प्राप्त हो, ऐसी आवश्यकता का भी अनुभव करता है कि सभी मिलकर रहे, सभी से वार्तालाप होती रहे, उनका सब सहयोग करें। फिर है चौथा, सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता। उपरोक्त के 1, 2, 3, 1 से 3 यानी ये जब शारीरिक प्राथमिकता, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है, उसके बाद आता है उनके निम्न वर्ग की आवश्यकताएं होती है। सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता के पद को आवश्यकता या उच्च वर्ग की आवश्यकता के रूप में ही माना जा सकता है। व्यक्ति स्वयं का उचित मूल्यांकन कर लेती है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी उनमें जागृत रहती है कि हर व्यक्ति के मन में यही रहता है कि उसको भी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। 5वां पॉइंट है आत्मसम्मान और उपलब्धि की आवश्यकता। चारों आवश्यकताएं संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति अपने आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है, यानी काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अपने सभी को व्यक्ति को यही इच्छा होती है कि वो भी एक उच्च शिखर पर है, यानी उसके पास सब ऐशो आराम की वस्तुएं उपलब्ध हो, और ये सभी की इच्छा होती है। अपने कार्य क्षेत्र का नाम, सर्वोच्च स्थान, यानी सबसे अच्छा पद मिले, पोस्ट मिले और फिर उसको गाँव में उसका नाम हो, यही सब व्यक्ति चाहते हैं। फिर है मौद्रिक और अमौद्रिक प्रोत्साहन। मौद्रिक और अमौद्रिक में क्या है, कर्मचारी को कि अपने कार्य के प्रति अभिरुचि बनी रहे, यानी वो जो काम कर रहा है उसमें वो रुचि लेकर के काम करे, साथ ही उसकी कार्य क्षमता में भी लगातार वृद्धि हो। इस उद्देश्य से इकाई अपने जो कर्मचारी हैं उनको अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती है, यानी अच्छा काम और ज़्यादा काम करने के लिए बोलती है। इस प्रेरणा को ही प्रोत्साहन का रूप दिया जाता है। प्रोत्साहन से कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि होती है, कर्मचारियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता भी प्राप्त होती है। इसमें 2 है, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक प्रोत्साहन में आता है लाभ से, जो इसमें है पॉइंट्स में है, लाभ में हिस्सा, साझेदारी, पदोन्नति, बोनस, कमीशन,
इनाम, सलाह और सुझाव ये होती है। मुद्रा के द्वारा जो लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है। और अमौद्रिक में नौकरी की सुरक्षा, कार्य का, इसमें पैसा नहीं, इसमें काम दिया जाता है। कार्य का मूल्यांकन, सम्मान, दायित्व सौंपना, सलाहकार, कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधा, और फिर अन्य। मौद्रिक प्रोत्साहन किसे कहते हैं? मौद्रिक प्रोत्साहन योग्यता कुशलता वाले कर्मचारी श्रमिकों के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि मौद्रिक प्रोत्साहन यानी मुद्रा के द्वारा जब प्रोत्साहन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उनके उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास, कार्य क्षमता में उनमें वृद्धि होती है। जब हम किसी को बोनस वगैरह या पैसा को दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके उत्साह में वृद्धि होती है। उसे ही मौद्रिक प्रोत्साहन कहा जाता है। कर्मचारी में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। प्रगतिशील और व्यवसायिक दृष्टिकोण वाले इकाई के मालिक अपनी इकाई में काम करने वाले अगर कर्मचारियों को उनमें निम्न प्रकार से किसी भी तरीके से अगर मुद्रा से प्रोत्साहित करते हैं तो उन कर्मचारियों में काम करने का प्रोत्साहन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। पहला इसमें लाभ में वृद्धि। इकाई में जब इकाई को प्राप्त होना अधिक लाभ, नियोजन और कर्मचारी संयोग। ये अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर लाभ हो रहा है तो इसका श्रेय किसको जाता है? वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी और के सहयोग को ही जाता है, क्योंकि वो मिलकर के अच्छा काम करते हैं, तभी कंपनी को लाभ होता है। अब लाभ में से भी निश्चित भाग श्रमिकों को अगर वेतन के रूप में कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, कुछ अलग से दिया जाता है, तो इसे लाभ में हिस्सा कहते हैं। यानी कंपनी को जो लाभ हुआ है उसमें से थोड़ा हिस्सा अगर श्रमिकों को दिया जाए, कर्मचारियों को दिया जाए, ये होता है मौद्रिक प्रोत्साहन। दूसरा है सह साझेदारी। कर्मचारी या श्रमिकों को इकाई की मालिकी, संचालन और लाभ के विभाजन के साझेदार बनाए तो इसे सह यानी साथ में मिलकर के साझेदारी यानी व्यापार करना कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो श्रमिक या का इकाई में सह साझेदारी इकाई से मालिक को उत्पादन वृद्धि और औद्योगिक शांति प्राप्त करने का सहज आसानी हो जाती है, क्योंकि सारा काम कौन देखभाल करेगा? उसके सह साझेदार कौन होता है? कर्मचारी का। तीसरा है पदोन्नति। कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से उच्च लाभदायी पद में नियुक्त करने की प्रक्रिया को पदोन्नति कहते हैं। यानी ऊंचे पद पर, अब ऊंचे पद पे जाएगा तो कद में, पैसे में, इनकम में, इन सब में उनका उत्साह बढ़ेगा, यानी उनको लाभ होगा। जिससे क्या होगा? कर्मचारी के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और उनके वेतन में भी उसके द्वारा पदोन्नति के द्वारा उनमें वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने की शक्ति और उत्साह में वृद्धि होती है। फिर है बोनस। वर्ष के लास्ट में बोनस कब मिलता है? 1 साल पूरा होने के बाद में जब दिया जाता है, उसे एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जाता है वो होता है लाभ में से, वो बोनस होता है। वर्ष के अंत में निश्चित होते लाभ में से जो लाभ हुआ है उसमें वो होता है किसके जरिए? श्रमिकों के योगदान से होता है। इसीलिए बोनस के अनुसार प्रति 1 वर्ष में गिने जाने लाभ में से कुछ प्रतिशत कर्मचारियों को वंश के 1 वर्ष जैसे पूरा हो जाता है उस समय उनको उनका बोनस दिया जाना चाहिए। कमीशन। इकाई के मालिक विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय लक्ष्यांश और इन लक्ष्य को सब अलग अलग कमीशन दर निश्चित करते हैं। यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है उसके अनुसार उनमें कमीशन दिया जाता है, ये निश्चित किया जाता है, जिससे जो साथ में जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं वो और अच्छा सा काम करके उनको प्रोत्साहित करके अच्छा लाभ प्राप्त कंपनी को भी दे सकते हैं और उनको खुद को भी प्राप्त हो सकता है, जिसे कमीशन कहते हैं। इनाम। जो कर्मचारी इकाई में जो कर्मचारी काम करने वाले हैं होते हैं या वे असाधारण कार्यशैली को ध्यान में रखकर इकाई का वार्षिक सभा, सम्मेलन, विशेष समारोह आयोजित करके इकाई के स्वामी की ओर जिस कर्मचारी श्रमिक में उनकी सेवा बदले नगद पुरस्कार उनको, जैसे जो भी व्यक्ति जब काम करता है तो सभा में क्या किया जाना चाहिए कि उनको नगद, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए नगद या पुरस्कार या प्रमाण पत्र या पदक देकर उनको सार्वजनिक रूप से यानी सभी के सामने अगर सम्मानित किया जाता है तो उनसे उनकी कार्य क्षमता में, उत्साह में, जोश में, इन सब में वृद्धि होती है। और 7वां है सलाह और सुझाव। कर्मचारी उत्पादन कार्य के साथ लगातार जुड़ा हुआ होता है। वह उत्पादन प्रक्रिया से अधिक अच्छी और कार्यक्षम बनाने के लिए सलाह और सुझाव इकाई में मालिक को देता रहता है।
ये सुझाव उत्पादन की लागत कम करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये तो थे हमारे मौद्रिक प्रोत्साहन जो इकाई के द्वारा कर्मचारीगण को दिए जाते हैं। अब है अमौद्रिक प्रोत्साहन जो बिना मुद्रा के दिए जाते हैं, वो होते हैं अमौद्रिक प्रोत्साहन। पहला है नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों को मात्र केवल वेतन प्राप्त हो यह ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नौकरी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होने से कर्मचारी के उत्साह बढ़ता है, और जो वो काम करते हैं उनके लिए भी उनमें वो जो काम करते हैं उनमें और अधिक काम करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कार्य का मूल्यांकन और सम्मान। जो कर्मचारी इकाई के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य समय पर बिना किसी मितव्ययता यानी छल कपट के कार्यक्षम रूप से अच्छे से कार्य पूरा कर लेते हैं, ऐसे कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसे ऐसे कर्मचारी को प्रोत्साहित होते हैं, परंतु अन्य कर्मचारी को भी अधिक काम करने की प्रेरणा उनके द्वारा प्राप्त होती है। उनको लगता है कि अगर इनको सबके सामने सम्मान किया है, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा है दायित्व सौंपना। कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों के द्वारा जो उनके अधीन रह करके जो काम करते हैं, जो कर्मचारी वर्ग होते हैं, उनको प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का विशेष दायित्व भी सौंपा जाता है। दायित्व सौंपने से कर्मचारी के विश्वास में वृद्धि होती है और अधिक काम करने की उनमें प्रेरणा जागृत होती है। फोर्थ पॉइंट है परामर्शदाता। जब कर्मचारी श्रेष्ठ कार्य करने का लगातार लंबे समय तक बनाए रखे, उसके अनुभव का लाभ देने के लिए कार्य संबंधी जो भी नीति नियम होते हैं उनकी सलाह ली जाती है। ऐसा कर्मचारी स्वयं अपनी कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा अनुभव उनको लगता है। कर्मचारी को भी लगता है कि हम भी जो बात बता रहे हैं, नीति नियम बता रहे हैं, उनको ये अमल में लेते हैं, तो वो भी अपने आप को कंपनी का ही यानी इकाई का ही एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। फिफ्थ है कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधाएं। कल्याणकारी प्रवृत्ति के लिए की जाने कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ जैसे सुविधाएं करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, यानी सभी का अच्छा हो, कल्याण हो। कर्मचारी का वेतन के अलावा स्वास्थ्य सेवा, कैंटीन सुविधा, पुस्तकालय सुविधा, वेतन सुविधा, अवकाश, खेल कूद, मनोरंजन, इन सबके प्रवृत्तियों को कार्य के दौरान प्रशिक्षण, असंख्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों को लाभ भी दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों को देह उत्साह और कार्य क्षमता में अपना कार्य करते हैं। 6 है अन्य प्रोत्साहन। उपयुक्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जिसमें उनमें आवास की सुविधा, रहने की सुविधा, जीवन बीमा, बच्चों की शिक्षा, फीस, पुस्तक, घर से इकाई तक आने जाने के लिए उनकी सुविधाएं, ये सब अमौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जब भी कंपनी में जो भी श्रमिक वगैरह काम करता है, तो उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाया जाता है और कर्मचारियों में उत्साह की भावना जागृत होती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब ये 6.5 है, हमारे कोर्स में नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।